एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2276 टू 2279। स्वूश। सैम जलते हुए कमरे से भागा और दालान में आ गया। प्रतिद्वंद्वी को काफी नुकसान हुआ। वह भागने की कोशिश करते हुए लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसने अपनी गति बनाए रखने की कोशिश की। ऐसा करते हुए उसने फॉर्मेशन डिस्क गिराना शुरू कर दिया, जिससे सैम को दूर रखने के लिए बाधाएं पैदा हुई। सैम ने अपनी बंदूक को निशाना बनाया और आगे बढ़ते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दी। बूम बूम बूम, एक के बाद एक फॉर्मेशन को आसानी से गिरा दिया गया। उसके और प्रतिद्वंद्वी के बीच की दूरी कम हो गई। उस समय प्रतिद्वंद्वी पहले से ही हॉलवे के दूसरे छोर पर पहुंच गया था। सैम बस कुछ फीट की दूरी पर है। अब वह या तो एक तरफ मुड़ सकता था और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क सकता था, या खैर उसने दूसरा विकल्प चुना। उसने अपने दांत पीस लिए और खिड़की से बाहर कूद गया। सैम आगे बढ़ा और खिड़की पर खड़ा हो गया, फिर नीचे गोली चला दी। बूम बूम। अब तक पैराडाइस इन के अंदर और बाहर दर्जनों लोग इस तमाशे को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सैम ने अपने प्रतिद्वंद्वी को गोली मार दी जो फ्री फॉल कर रहा था। बम। प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिर गया, जिससे एक गड्ढा बन गया। उसका शरीर आग की लपटों से जल रहा था और आसपास का वातावरण पिघल रहा था। यह उल्कापिंड के गिरने जैसा भयावह था। सैम खिड़की से नीचे कूद गया और प्रतिद्वंद्वी के बगल में उतरा। प्रतिद्वंद्वी बेहोश हो गया है और मुश्किल से सांस ले रहा है। वह संभवतः अपने आत्मसमर्पण की घोषणा नहीं कर सकता था। सैम ने कंधे उचका दिए और बंदूक उसके सिर पर तान दी। बम। जब उसने गोली चलाई तो प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर एक अवरोध दिखाई दिया और गोली की ताकत खत्म हो गई। ऊर्जा बिखर गई और धातु का खोल वापस उछल गया। सैम के शरीर पर जो टोकन कुछ देर पहले हरा था, वह वापस पीले रंग का हो गया। इस बीच प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर लगा टोकन लाल हो गया और उसमें दरार आ गई। सैम ने आसपास के माहौल को देखते हुए भौहें उठाईं। विरोधी निश्चित रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था, इसलिए एकमात्र संभावित व्याख्या यह है कि प्रभारी बुजुर्ग ने आत्मसमर्पण की घोषणा की है, जिससे इस आदमी की जान बच गई है। इसका मतलब है कि बुजुर्ग निश्चित रूप से आसपास है। बेशक अगर दूसरा पक्ष जानबूझकर छिपने की कोशिश करता है, तो सैम को उसकी उपस्थिति का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। उसने कंधे उचकाए और सराय में वापस चला गया। सौभाग्य से उसकी मंजिल पर बहुत से लोग नहीं थे और समारोह के बाद सभी वहां वापस नहीं आए। शायद वे आपस में रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, या वे दूसरों का शिकार कर रहे थे, या वे सोलो कॉम्बैट में भाग नहीं ले रहे हैं और अपने काम में व्यस्त हैं। सैम ने खाली कमरों में से एक को चुन लिया और वहीं रहने का निर्णय लिया। इस बार कोई भी उसके लिए घात लगाए हुए इंतजार नहीं कर रहा था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और बंदूक और उसमें इस्तेमाल की गई विशेष गोली को देखा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि यह गोली गठन द्वारा रोकी नहीं गई थी। आखिरकार इस गोली से होने वाला नुकसान बेहद अप्राकृतिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग ऊर्जा को द्रवीभूत करके उसे विस्फोट करने की क्षमता के साथ घूम रहे हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ कौशल है। उस तरह की ऊर्जा से होने वाला विस्फोट छोटा नहीं है। सैम ने अनुमान लगाया कि दिव्य तल के पूर्व पारगमन साधकों को भी इसका झटका महसूस होगा, इसलिए उसने आधा अनुमान लगाया कि गठन ने हमले को रोक दिया होगा। उनका पूरा इरादा उस प्रभाव का परीक्षण करना था। वह पहले से ही एक और गोली लेकर तैयार था, ताकि अगर वह विफल हो जाए तो उसे गोली न लगे। लेकिन सौभाग्य से हमला सीमा पार कर गया और उसने आसानी से प्रतिद्वंद्वी को निपटा दिया, बिना पसीना बहाए। बेशक उसके परीक्षण यहीं नहीं रुके। वह उठकर बैठ गया और कुछ और गोलियां लिखना शुरू कर दिया और कुछ फॉर्मेशन डिस्क निकाल ली। वह देखना चाहता था कि सीमा क्या है। उन्होंने फॉर्मेशन डिस्क को कमरे की खिड़कियों, दरवाजों पर लगाया और यहां तक कि एक डिस्क को दालान की खिड़की पर भी लगा दिया। इसके बाद वह ध्यान में बैठ गए। इस बीच हम पैराडाइस इन के पास स्थित अन्य इमारतों में से एक में वापस आ गए। बड़े, वह क्रूर सिर लगभग मर चुका है। मैंने तुमसे कहा था कि भले ही उसने इतनी सारी चालें चली हो, वह सैम के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर पाएगा। हमने जो भी जानकारी एकत्र की है, उसके अनुसार सैम नाम का वह आदमी एक शापित लोमड़ी की तरह चालाक है। वह ऐसे स्पष्ट जाल के खिलाफ कैसे तैयार नहीं हो सकता था। अब हमने किसी को अनावश्यक रूप से खो दिया है। हीला मुझे बता रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा है और उन्हें नहीं पता कि वह टीम कॉम्बैट से ठीक हो पाएगा या नहीं। अगर वह ऐसा है तो मैं टीम कॉम्बैट में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं? लंबे काले बालों वाला और कमर पर 2 चाकू लटकाए एक युवक ने दुखी स्वर में एक लीडर से बात की।
सफेद बालों वाला बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ छत की ओर देख रहा है और अपने विचारों में खोया हुआ है। वह थोर अकादमी के एक एल्डर हैं और वह बच्चों को विरोधियों को हराने की रणनीति बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कुछ विरोधियों को चुना है और उन्हें तत्काल लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया है। थोर अकादमी के दूसरे ग्रेड के 5 लोग इन 5 लक्ष्यों को खत्म करने गए थे। केवल समस्या यह है कि उनमें से 4 सफल रहे, जबकि 5वां वह व्यक्ति था जिसे सैम ने अभी अभी फोल्ड किया था। उसे उस बच्चे को आसानी से मार देना चाहिए था। शीर्ष स्तर पर होने के बावजूद मध्यम स्तर के बच्चे से हारने का क्या मतलब है? मुझे आश्चर्य है कि वह इतनी दूर कैसे पहुंच गया। बुजुर्ग बुदबुदाया और उठकर बैठ गया। वह वही है जिसने उस बच्चे के लिए आत्मसमर्पण की घोषणा की और उसे मरने से बचाया। युवक को यह बात पसंद नहीं आई कि बुजुर्ग ने अपने दोस्त को कैसे निकाल दिया, जिसकी सैम ने पिटाई कर दी थी। मुझे नहीं लगता कि सैम के खतरे को कम आंकना सही है। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं जाऊंगा, लेकिन आपने उसे भेज दिया, जो इतनी सरल रणनीति के साथ अपनी क्रूर ताकत के लिए जाना जाता है। एक तरह से यह उसकी गलती से ज्यादा आपकी गलती है। बुजुर्ग ने उसकी ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा और कहा, अगर तुम्हारा रोना धोना बंद हो गया है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नई सलाह है, हेरोन। कृपया हमें बताएं। सरल बात यह है कि सैम ने जिस तरह से लड़ाई की, उससे मुझे लगता है कि उसके पास और भी तरकीबें हैं। इसलिए उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम उस आदमी को अकेला छोड़ दें और साथ ही उसका अपने लाभ के लिए उपयोग करें। आपका क्या मतलब है? मैंने जिन 5 लोगों को चुना, उसका कारण यह है कि वे चर हैं जो मेरी मूल गणना से भिन्न थे। सैम नाम के इस लड़के के बारे में मुझे जो कुछ भी पता था, उसके बावजूद मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस साल के इंटर अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेगा। अन्य 4 भी वही हैं, वे चर हैं जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सब इन लोगों के बारे में सही जानकारी के अभाव के कारण हुआ। इसलिए मैं चाहता था कि आप लोग पहले उन्हें खत्म करें। आप पहले 4 लोगों से निपटने में सफल रहे क्योंकि वे वास्तव में मेरी उम्मीद के मुताबिक थे, किसी संयोग से अंतिम 5 में पहुंच गए। मैंने सोचा था कि सैम भी ऐसा ही है, लेकिन वह हमारे लिए स्थिति को पलटने में कामयाब रहा। हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उसने उससे निपटने के लिए किस तरह के उपाय अपनाए। इसलिए हम अगले सबसे अच्छे विकल्प के साथ चलते हैं। हम उससे निपटने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करेंगे। मुझे यकीन है अब से आप लोगों को निशाना बनाया जाएगा। इसलिए आपका काम ये सुनिश्चित करना है कि आप पर हमला न हो। इसके बजाय आपको उन्हें गाइड करना होगा और उन्हें सैम नाम के इस लड़के के पास पहुंचाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वे दोनों आपस में जुड़ें। इस तरह आपको निश्चित रूप से इस पूरे खेल में बहुत कम परेशानी होगी। कहना आसान है, करना मुश्किल। हेरोन ने हंसते हुए कहा, जाहिर है कि उसे इस विचार पर ज्यादा भरोसा नहीं था। हेरोन, ये हमारा घरेलू मैदान है। ये वह जगह है जहां आप कई सालों से रह रहे हैं। क्या आप शहर के लेआउट का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? शहर में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काफी बदलाव किए गए हैं। मुझे मत बताएं, आप उन्हें नहीं जानते और उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते। भागने के रास्तों, मूर्तंत्रों और गुप्त मार्गों का उपयोग करें जो हमें शहर के सभी क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करेंगे। यदि आप मन लगाकर काम करें तो आप यह आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह आदमी अपने कमरे में ही छिप जाए? वह अन्य सहायक प्रतियोगिताओं के लिए उम्मीदवार है। क्या आपको लगता है कि उसके पास वहां बने रहने की सुविधा है? कल होने वाली फॉर्मेशन प्रतियोगिता में 300 प्रतिभागी हैं। क्या आपको लगता है कि वे उन सभी को महल में फेंक सकते हैं और फिर इतने बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं? फॉर्मेशन महल इतने सारे लोगों को रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। उस स्तर पर नहीं। कल पूरे दिन प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके अगले दिन फाइनल परीक्षा होगी। देखो, वह आज के ठीक बाद लगातार 2 दिन बाहर आने वाला है। अन्य प्रतियोगिताएं भी हैं। ये सभी बुनियादी जानकारी है जो आप पैराडाइस इन में तैनात सेवा कर्मचारियों से पूछकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप राज्य में या यहां तक कि युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी एकत्र करना सीखना होगा। सैम पूरी रात अपने कमरे में रहा, लेकिन अब कोई हमला नहीं हुआ। हालांकि डोव ने उनसे मुलाकात की। तुमने तो लगभग पूरी मंजिल ही नष्ट कर दी। ये बातचीत के लिए उनकी प्रारंभिक पंक्ति है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रतिद्वंद्वी थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है और मैं उससे लड़ाई को लंबा खींचने नहीं दे सकता। अन्यथा मैं मर चुका होता। मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। आप शायद सबसे बड़ा कारक हो सकते हैं जिसने कभी किसी अंतर अकादमी टूर्नामेंट को प्रभावित किया है। मेरे सीमित अनुभव के बावजूद मैंने इनमें 12 से अधिक बार भाग लिया है,
मैंने कभी ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं देखा जो सभी 100 अकादमियों की भागीदारी के साथ इस टूर्नामेंट जितना घटनापूर्ण हो। मानो इतना ही काफी नहीं है, आप यहाँ हैं और पहले ही दिन इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे आशा है कि आप सावधान रहेंगे। चिंता मत करो, मैं ऐसा करूंगा। मेरे काम लापरवाही भरे लग सकते हैं और ऐसा लग सकता है कि मैं मौत की तलाश में हूं, लेकिन मुझे जीना पसंद है। मरने से पहले मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। ये जानकर अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि जब आपको मदद की जरूरत होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकेंगे। यही मैं आपको बताना चाहता था। ये सच है कि आपके और दूसरे छात्रों के बीच कुछ तनाव है। गैम्बलर अकादमी को थोड़ा नुकसान हुआ है और उनमें से बहुत से लोग इसके लिए आपको दोषी मानते हैं। वे जानते हैं कि अकादमी ने उनके लिए भी यही किया होगा। फिर भी वे भी इंसान ही हैं। समय के साथ वे भी समझ जाएंगे। इसलिए कृपया उनके खिलाफ कुछ न करें और अलग थलग न रहें। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं और मैं वास्तव में शर्मीला किस्म का नहीं हूं। मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा और जरूरत पड़ने पर आपसे संपर्क करूंगा। अच्छा, अब आराम करो। मुझे उम्मीद है कि तुम कल फॉर्मेशन प्रीलिम्स में हमें कुछ बेहतरीन चीजें दिखाओगे। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। उस रात शहर मुठभेड़ों और लड़ाइयों से भरा हुआ था। हालांकि सैम को कोई परेशानी नहीं हुई। वह कुछ अच्छी तरह से आराम करने में कामयाब रहा और मजे के लिए कुछ डिजाइन और गणनाएं करने लगा। अगली सुबह वह गैम्बलर अकादमी की टीम के साथ फॉर्मेशन इवेंट में जाने के लिए निकल पड़ा। अपने रास्ते में सैम ने आसपास की चीजों पर नजर रखी कि कहीं कोई हमला तो नहीं कर रहा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। गैम्बलर अकादमी के ज्यादातर लोग अलग अलग ग्रेड में लक्षित होते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उन्हें बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया। कम से कम वह ऐसा सोच सकता था जब तक कि वह अकादमी के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही वह अकादमी में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा, स्वूश, एक भाला उसकी ओर तेजी से आया। सैम ने एक तरफ मुड़कर देखा और भाला उसके पास से निकल गया। कुछ फीट दूर रश्मा खड़ी थी, जिसने उस भाले को पकड़ लिया जो उसकी ओर आ रहा था। सैम ने पहले अपने टोकन को देखा और फिर उसके टोकन को। रश्मा का टोकन हरा हो गया जबकि उसका टोकन पीला ही रहा। यह स्पष्ट रूप से सैम को लक्ष्य करके किया गया था और यह आखिरी क्षण में किया गया था। शायद उन्हें लगा कि सैम फॉर्मेशन प्रतियोगिता में भाग लेने की घबराहट में बहुत खो गया होगा, लेकिन वह काफी चौकस था। कुल मिलाकर वह केवल इतना ही कह सकता था कि जिसने भी यह कदम उठाया है वह मूर्ख है। उन्हें कम से कम अधिक छुपकर बेहतर रणनीति और बेहतर तकनीक का प्रयास करना चाहिए था। रश्मा ने उस दिशा की ओर देखा जिधर से हमला हुआ था। हमलावर ठीक से छिप भी नहीं पाया। वह छलांग लगाकर हमलावर के पीछे भागती हुई इमारतों में गायब हो गई। सैम को उस व्यक्ति के लिए थोड़ा दुख हुआ जिसने वह भाला फेंका था। वह आदमी मरा हुआ मांस है। क्रो ने यह बात जोर से कही जब वे अकादमी में प्रवेश कर रहे थे। सैम और अन्य फॉर्मेशन प्रतियोगिता प्रतिभागी परीक्षण क्षेत्र में चले गए। ये वास्तव में वही खुला सभागार है जहां वे कल थे। उन सभी को एक स्थान दिया गया था और उनमें से प्रत्येक के सामने एक बड़ी पत्थर की मेज थी जिस पर कई शिलालेख थे। सैम ने अपना हाथ रखा और अपनी अवलोकन क्षमता का उपयोग किया। विश्लेषण से जो कुछ मिला उससे वह थोड़ा हैरान हो गया। शिलालेख का उद्देश्य बहुत सरल है। वह है पत्थर की मौलिक प्रकृति को मिटाना। मूल रूप से पत्थर की मेज में निहित पृथ्वी तत्व अब शून्य हो गया है। इसलिए उस पत्थर की मेज पर जो भी संरचना बनाई जाएगी उस पर उस पृथ्वी तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मेज पर एक बड़ा लाल घेरा भी है। इसका शिलालेख से कोई संबंध नहीं है और यह ऐसे ही वहां मौजूद था। जल्द ही 3 बुजुर्ग मंच पर दिखाई दिए जिस पर ओलाफ एक दिन पहले खड़ा था। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग वस्त्र पहने थे। एक मानक थोर अकादमी का औपचारिक वस्त्र है जिसे बुजुर्ग विशेष अवसरों पर पहनते हैं। अन्य 2 हेल अकादमी और हेमडाल अकादमी के थे। थोर अकादमी के वरिष्ठ ने अपना गला साफ किया और समझाया, नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को सुप्रभात। आज सभी अकादमियों में से दूसरे ग्रेड के सर्वश्रेष्ठ फॉर्मेशन मास्टर के लिए आधिकारिक प्रतियोगिता शुरू होगी। इस प्रतियोगिता के लिए हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा लोग हैं क्योंकि नियमों में अचानक बदलाव हुआ है। इसलिए हम प्रतियोगिता मॉडल में थोड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। आपके पास 2 प्रारंभिक चरण हैं इससे पहले कि हम शीर्ष 10 लोगों को चुने जो फाइनल में पहुंचेंगे। फाइनल फॉर्मेशन कैसल में आयोजित किया जाएगा, वही कैसल जिसमें फ्रेशमैन फॉर्मेशन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बेशक दूसरे ग्रेड के लिए आवश्यकताएं पूरी कर दी गई हैं। वैसे भी पहला प्रारंभिक तत्व सामंजस्य पर आधारित है।
आप में से हर एक को एक टेबल पर नियुक्त किया जाता है। उस टेबल पर आपको एक संरचना बनाने की आवश्यकता है। संरचना का पैमाना उस टेबल तक ही सीमित होना चाहिए। इस संरचना का लक्ष्य बहुत सरल है। लाल घेरे के भीतर पत्थर की मेज के क्षेत्र को संरचना द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ के बुजुर्ग आपके सभी संरचनाओं पर एक ही हमले का कई बार उपयोग करेंगे। वे तब तक हमला करते रहेंगे जब तक टेबल टूट न जाए। आपकी टेबल जितनी ज्यादा देर तक टिकी रहेगी, आपका स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। मुझे उम्मीद है कि अब तक सभी लोग समझ गए होंगे। आखिरकार ये बहुत सीधा सादा है। छात्रों ने सिर हिलाया। अब यहाँ मोड़ आता है। आपको जो संरचना बनानी है उसमें तात्विक सामंजस्य की अवधारणा को प्रदर्शित करना चाहिए। आपको कम से कम 3 तत्वों के साथ एक संरचना बनानी चाहिए जो बिना किसी संघर्ष के सहअस्तित्व में हो। यदि आपकी संरचना में 3 से कम तत्व शामिल हैं, तो आप स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। आप जितने ज्यादा एलिमेंट और जितनी ज्यादा लेयर का इस्तेमाल करेंगे, आपको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। यह आपकी पसंद है कि आप कौन से एलिमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन सभी एलिमेंट का समान महत्व और निर्माण में समान भूमिका होनी चाहिए। यदि निर्माण पूरा होने से पहले संरचना ढह जाती है तो भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आपके पास केवल एक ही मौका है। आप किसी भी ऐसी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं जिसे आप संभाल सकते हैं। आप सामग्री का अनुरोध भी कर सकते हैं और हमारी अकादमी आपको इसे उपलब्ध कराएगी। आपके पास प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 2 घंटे हैं और समय अब शुरू होता है। जैसे ही बड़े ने समय की शुरुआत की घोषणा की, सभी ने जल्दी से अपने सिमुलेशन उपकरण निकालने शुरू कर दिए। ये उपकरण निचले स्तरों में बहुत दुर्लभ हैं, उन ग्रहों की तरह जिनकी सीमा केवल सूक्ष्म विमान साधना है। हालांकि इन उच्च स्तरीय क्षेत्रों में कुछ संरचना प्लेटें हैं जिनका उपयोग आत्मा पत्थरों का उपयोग करके संरचनाओं का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है। सैम ने उनकी ओर कौतूहल भरी निगाहों से देखा। वे सभी नतीजों को लेकर घबराए हुए, उत्साहित और चिंतित हैं। ऐसा लगता है कि उनमें से बहुत से लोग इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं। हालांकि सैम को बस अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सोचना था। वह भी अभी कुछ डिजाइन करने के लिए नहीं, बल्कि यह तय करने के लिए कि उसे कौन सा डिजाइन चुनना है। बुजुर्ग ने जितनी भी जरूरतें बताई हैं, वे सब उसने पहले भी लाखों बार पूरी की हैं और लाखों वाला हिस्सा भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर बार जब वह कोई नई चीज बनाने की कोशिश करता है, कोई नई रचना, कोई उपकरण या कुछ भी नया आविष्कार करता है, तो वह हमेशा बहुत सारे प्रयोग करता है। ये संरचनाएं भी उन प्रयोगों का हिस्सा हैं। वस्तुतः आपकी मशीनरी का कोई भी भाग वर्तमान कार्य से 1 दर्जन गुना जटिल है। पक्षी कठपुतलियों में इस्तेमाल की जाने वाली रचनाएं इस काम की तुलना में बहुत बड़ी हैं और इन्हें सिर्फ चींटियां ही माना जा सकता है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये लोग बिना अभ्यास के क्या कर रहे हैं, जबकि वे रचना कला में विशेषज्ञ बनने की उम्मीद कर रहे हैं। सैम ने एक लिक्विड एनर्जी कैप्सूल निकाला और उसे टेबल के बीच में रख दिया। इसमें इतनी ऊर्जा है कि सैम की रिकवरी की आधी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बीच में रखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ पत्थर की मेज पर रख दिए। दोनों ही घेरे के बाहर हैं। अगले ही पल अलग अलग तत्वों की ऊर्जा के गोले उसके हाथों से उड़कर लाल घेरे के चारों ओर घूमने लगे, जिसका केंद्र ऊर्जा कैप्सूल था। हर वह तत्व जिसे वह नियंत्रित कर सकता था, वहां घूम रहा था। इसके बाद ये गोले छोटे छोटे गोलों में विभाजित होने लगे और वे सभी ऊर्जा रेखाओं द्वारा एक साथ जुड़ गए, जिससे एक संरचना बन गई। ये गोले ऊर्जा नोड्स के रूप में कार्य करते थे। अंत में नोड्स को ऊर्जा कैप्सूल के साथ जोड़ दिया जाता है, जो ऊर्जा स्रोत और संरचना के मूल के रूप में कार्य करता है। बस गठन पूरा हो गया। प्रतियोगिता शुरू हुए अभी केवल 5 मिनट ही हुए थे और 2 मिनट तक सैम सिर्फ दूसरों को देखता रहा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या किया जाए। सैम ने बाकी प्रतिभागियों की ओर देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। 1 मिनट बाद उसने अपना हाथ उठाया ताकि बड़ों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब तीनों बड़ों ने उसे देखा तो वे भौंचक्के रह गए। प्रतियोगियों की आवश्यकताओं की देखरेख करने वाले एक कर्मचारी उनकी ओर दौड़े। छात्र, तुम्हें क्या चाहिए? मेज पर पड़ी अजीब सी संरचना को देखते हुए अटेंडेंट ने सैम से पूछा। यह संरचना एक सिलेंडर की तरह दिख रही थी, जिसे गोलाकार वस्तुओं की मदद से एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया था। सिलेंडर के ऊपर एक हल्का शंकु आकार था जो स्टॉप को ढक रहा था। इनमें से प्रत्येक वृत्त में अनेक तत्व थे जो मिलकर एक संरचना बनाते थे। परिचारक इसे देखकर अचंभित रह गया। मैं कर चुका हूं, सैम ने शांति से कहा। क्या? अटेंडेंट ने हैरानी से बाहर आकर पूछा।
उसे लगा कि उसने गलत सुना है। मैंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। छात्र, मुझे आशा है कि आप यहाँ कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका प्रशिक्षण मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको इस पर काम करना जारी रखना चाहिए। परिचारक ने जल्दी से चारों ओर देखते हुए कहा। वह वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि सैम के शब्दों को सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति यह घोषित कर देता है कि उसने गठन का काम पूरा कर लिया है, तो उसका काम पूरा हो जाता है। वह इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वह परिचारक, जो अधिक उम्र का और अनुभवी था, वह नहीं चाहता था कि कोई बच्चा क्षणिक आवेग के कारण प्रतियोगिता में अपना स्थान खो दे। कम से कम उनका तो यही मानना था। उनकी नज़र में सैम ने बस एक ऐसा गठन किया जो मुश्किल से आवश्यकताओं को पूरा करता था, और उन्होंने निर्णय लिया कि यह पास होने के लिए पर्याप्त होगा। सैम ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और आह भरी। जब से वह अकादमी में आया है, उसे ऐसी आंखें देखे हुए काफी समय हो गया है। इस क्षेत्र में शिक्षक या अधिकार के पद पर रहने वाले सभी लोग अहंकार के नशे में चूर हैं और अपने गर्व और श्रेष्ठता से ग्रस्त हैं। इस व्यक्ति ने एक अटेंडेंट होने के नाते एक ऐसे छात्र को अपनी चिंता दिखाई जो उसकी अकादमी का छात्र भी नहीं है, और यह पहली बार है जब उसने ऐसा देखा है। हालांकि उसकी चिंताएं गलत व्यक्ति पर व्यर्थ हो जाती हैं। सैम धीरे से जोर देकर कहने ही वाला था कि उसका काम पूरा हो चुका है, तभी हेल अकादमी की पोशाक पहने हुए एक बुजुर्ग उनके पास आया। तुम्हारा काम पूरा हो गया छात्र। सर, सेवक कुछ कहने ही वाला था कि बुजुर्ग ने उसे रुकने का इशारा किया। सैम ने बस कंधे उचकाए और कहा, हाँ मैं हूँ। आप सैम है ना? फ्रेशमैन टूर्नामेंट के विजेता। मैं हूँ। लगता है फ्रेशमैन टूर्नामेंट का अहंकार तुम्हारे सिर पर चढ़ गया है। न केवल तुमने। क्या आप कृपया मुझे व्याख्यान से मुक्त कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? हर कोई उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही बुजुर्ग बोलना शुरू करेंगे, कोई व्याख्यान होगा। हालांकि सैम इन शब्दों से थोड़ा ऊब गया है। मैनसन के लिए यह एक बात है जो अकादमी में उनसे वरिष्ठ था और सैम से इस तरह बात कर रहा था। लेकिन इस बुजुर्ग को, विशेषकर हेल अकादमी के व्यक्ति को, उनके काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम थोड़ा बड़े। मुझे गाली गलौज अच्छी नहीं लगती, खास तौर पर जब यह उन लोगों से आती है जिनका मुझ पर कोई वास्तविक अधिकार या वरिष्ठता नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और मैं अपनी संकीर्णता के लिए भी जाना जाता हूँ। अगर आप जो कुछ भी कहने जा रहे हैं उससे मैं नाराज हो जाऊंगा, तो मैं आपकी अकादमी में अपने जैसे किसी व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ। इसलिए कृपया अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों के प्रति सावधान रहें। आप। एल्डर ने अपना आपा खो दिया और उसकी ऊर्जा भड़क उठी। आसपास के सभी छात्र अचानक ऊर्जा के प्रहार से घबरा गए। उनकी संरचनाएं ढह गईं और उन्होंने जो भी तैयारी की थी, वह सब खत्म हो गई। एल्डर मैंगस। थोर अकादमी के बुजुर्ग की अचानक चीख सुनाई दी। बुजुर्ग मंगस ने पलटकर अपने साथी की ओर देखा। क्या यही शिष्टाचार है जो प्रतियोगिता के प्रभारी एक बुजुर्ग को दिखाना चाहिए? उनकी आवाज सख्त है। मंगस वहीं रुक गया और छात्रों की ओर मुड़ा और बोला, जिन लोगों को एल्डर की ओर से व्यवधान का अनुभव हुआ है, वे अब अपना परीक्षण पुनः शुरू कर सकते हैं। फिर वह वृद्ध परिचारक की ओर मुड़ा और बोला, कृपया उनके नाम अलग से अंकित करें ताकि उन्हें उचित समय दिया जा सके। परिचारक ने सिर झुकाया और अपना काम करने चला गया। इसके बाद थोर अकादमी के वरिष्ठ व्यक्ति ने सैम की ओर मुड़कर मेज पर बनी संरचना को देखा। मैंने सुना है कि आपका काम पूरा हो गया है। जी श्रीमान, अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं और पूरी परीक्षा समाप्त होने तक इंतजार कर सकते हैं, या फिर आप दर्शकों के साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। हालांकि आपको प्रतियोगिता समाप्त होने तक परिसर में ही रहना होगा। ठीक है, फिर भी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कृपया, क्या मैं बड़ों से निष्पक्ष परीक्षण की उम्मीद कर सकता हूँ? उसके शब्दों ने सभी को चकित कर दिया। छात्र, बुजुर्ग और सबसे महत्वपूर्ण, मंगूस। थोर अकादमी के बुजुर्ग ने मंगस को घृणित नजर से देखा और कहा, मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता का प्रभार थोर अकादमी के पास है और हम सिर्फ एक बुजुर्ग की तुच्छता को संतुष्ट करने के लिए अपना सम्मान दांव पर नहीं लगाएंगे। सैम इस पर हंसा, मानो उसे गुदगुदी हो रही हो। असल में उसे लगा कि उन शब्दों से उसे गुदगुदी हो रही है। आखिरकार कुछ महीने पहले ही फ्रेशमैन टूर्नामेंट में उसे धांधली का सामना करना पड़ा था, किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि थोर अकादमी के डीन के इकलौते बेटे के द्वारा। तो ये शब्द स्पष्ट रूप से मजेदार लग रहे थे। सैम को इस पर थोड़ा प्रहार करने का मन हुआ, लेकिन उसने ऐसा करने से परहेज किया।
वह नहीं चाहता था कि थोर अकादमी का गंदा रहस्य बाहर आए, कम से कम उसके अपने शब्दों से तो नहीं। वह गैलरी में गया और वहां बैठकर दूसरों का प्रदर्शन देखने लगा। समय अपेक्षाकृत तेजी से बीत गया। जब वह बीच में था, उसने देखा कि रश्मा अपने हाथों पर खून लगाए हुए वापस आ रही है। उसने उस बेचारे आदमी को जरूर मार डाला होगा जिसने उस पर भाला फेंका था। क्षमा करें। पिछले अध्याय में मैंने रश्मा के स्थान पर मारोन का उल्लेख किया था। अब इसे ठीक कर दिया गया है। सैम के लिए समय उबाऊ गति से बीता, लेकिन अन्य छात्रों, दर्शकों और यहां तक कि बुजुर्गों के लिए भी समय वैसा नहीं था। प्रतिभागियों के बीच कई रोमांचक डिजाइन थे। सभी के काम पूरा होने के बाद मूल्यांकन शुरू हुआ। तीनों बुजुर्गों ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक ही समय में सभी मेजों पर निशाना साधते हुए ऊर्जा हमले किए। बूम! सभी हमले एक ही समय पर हुए, जिससे एक गूंजती और विस्फोटक ध्वनि सभी के कानों में गूंज उठी। क्रैश, बूम, क्रैक। विभिन्न टेबलों से अलग अलग स्तर की आवाजें आ रही थीं। कई टेबलें तो ऐसी थीं जो पहले ही हमले में नष्ट हो गईं। ज्यादातर संरचनाएं ढह गईं क्योंकि तत्वों के बीच संतुलन बिगड़ गया था। उनमें से ज्यादातर ने ज्यादा तत्वों या ज्यादा परतों के साथ जाने की कोशिश की। इससे संरचना जटिल हो गई और संतुलन मुश्किल से ही हासिल हो पाया। अतः पहली महत्वपूर्ण गड़बड़ी के कारण उन्हें नष्ट कर दिया गया। हमलों का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बार हमले संख्या में बहुत कम थे और थोड़े ज्यादा घातक थे। बूम! दूसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण, चौथी, पांचवां, एक के बाद एक हमले हुए। पांचवें हमले तक एक चौथाई से भी कम टुकड़ियां बची थीं। अब तक जो लोग कष्ट झेल रहे हैं, वे अगले दौर की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, एक बुजुर्ग ने घोषणा की। लेकिन छात्रों के उत्साहित होने के कारण उन्होंने ऐसा करना बंद नहीं किया और हमले जारी रहे। उनके लिए आक्रमण करने का कोई कारण नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में रैंकिंग का बाद के राउंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अंक दिए जाएंगे और रैंकिंग घोषित की जाएगी। बूम, बूम, बूम! 10 और संरचनाएं ध्वस्त हो गईं। बूम, बूम! हमले जारी रहे। सैम उबा हुआ लग रहा था। उसे पता नहीं था कि वह वास्तव में ध्यान का केंद्र है, कम से कम उसका गठन तो है। सैम पहले स्थान पर रहा। कोई भी कभी भी उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब नहीं पहुंच पाया। 5 मिनट। यहां तक कि बड़े बुजुर्ग भी इस तरह की संरचना बनाने में विश्वास नहीं रखते, वह भी तत्वों के सामंजस्य के साथ। बूम! 25वां हमला होने से पहले सिर्फ 3 टुकड़ियां बची थीं। सैम अभी भी गर्व से खड़ा है। उसके साथ सिर्फ 2 और लोग बचे थे और वे दोनों ही विश्वकर्मा की अकादमी से हैं। सैम को ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगी। वे लोग इन व्यवसायों के प्रति जुनूनी हैं। बूम! 34वां आक्रमण। शेष 2 गिर गए और सैम अकेला खड़ा रहा। थोर अकादमी और हेमडाल अकादमी के 2 बुजुर्गों ने उनके हमले रोक दिए। बस इतना ही काफी है। विजेता घोषित हो चुका है और उस विजेता ने पूरी प्रतियोगिता को मजाक बना दिया है। कौन से 2 घंटे, कैसी तैयारी, कैसा सामंजस्य और संतुलन। सैम के गठन से केवल एक ही बात व्यक्त हुई, ये बच्चों का खेल है। बुजुर्ग उस संरचना को चीरकर अलग करना चाहते थे, लेकिन हेल अकादमी का बुजुर्ग, जो बाकी लोगों से ज्यादा नाराज था, हमला करता रहा। बूम, बूम, बूम! 50वां आक्रमण हुआ। टकरा जाना। धूल उड़ रही थी और निर्माण स्थल से ऊर्जा में भारी उतार चढ़ाव महसूस किया जा सकता था। मैंगस पागल आदमी की तरह मुस्कुराया। सैम ये सुनकर मुस्कुराया और वहां से चला गया। धूल जम गई और सभी लोग तितर बितर होने के लिए तैयार हो गए। बुजुर्ग चले गए और गैलरी खाली हो गई। अगर फॉर्मेशन टेस्ट में 2 घंटे लगे तो मूल्यांकन में उससे भी ज्यादा समय लगा। अगला राउंड कल है, जबकि दोपहर में कुछ और प्रतियोगिताएं होंगी। इसके लिए थोर अकादमी के छात्रों ने प्रभारी एल्डर के मार्गदर्शन में क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। जब वह वहां से गुजर रहा था तो बुजुर्ग ने सैम के मलबे में कुछ देखा। उसने भौहें सिकुड़ी और हाथ हिलाया। मलबा साफ हो गया और बीच में कुछ ऐसा था जिसने उसे हिलाकर रख दिया। एक पत्थर की पटिया जो एकदम गोल आकार की थी। लाल रंग के घेरे में जो घेरा बनाया गया था वह बिल्कुल वैसा ही था। उसे बस कुछ समझ में आया। 50वें हमले में सैम की संरचना ढह गई, लेकिन ये सीधे हमले से नहीं हारा बल्कि नष्ट हो गया, क्योंकि पत्थर की बाकी मेज हमले से ढह गई और संरचना का सामना नहीं कर सकी। अचानक बुजुर्ग को इस बारे में बुरा महसूस हुआ। फॉर्मेशन प्रीलिम्स में जो कुछ भी हुआ वह जंगल की आग की तरह फैल गया है। सैम का प्रदर्शन प्रतिभागियों से बड़ों की अपेक्षाओं से कहीं बढ़कर रहा। न केवल उसने इसे तेजी से बनाया, बल्कि उसने फॉर्मेशन को इतना बढ़िया बनाया कि जब टेबल टूट गई तो भी शकल के अंदर स्लैब के हिस्से पर एक भी खरोंच नहीं आई।
यह उस रिपोर्ट का सार है जो अखाड़े में दर्शकों के वेश में बैठे जासूसों द्वारा सभी अकादमी टीमों को भेजी गई थी। और यह रिपोर्ट सैम के थोर अकादमी समूह के मैदान छोड़ने से पहले ही चली गई थी। प्रारंभिक परीक्षा समाप्त होने के बाद सैम ने गैम्बलर अकादमी समूह से मुलाकात की। बहुत से लोग अभी भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, इसलिए कोरस और डव को सूचित करने के बाद सैम ने सराय में वापस जाने का फैसला किया। इस समय कुछ भी दिलचस्प नहीं चल रहा है। हालांकि जैसे ही वह थोर अकादमी के गेट से बाहर निकला उसे कुछ महसूस हुआ। तारांकन स्वूश। एक हमलावर अचानक आया। उस व्यक्ति ने काले रंग का लबादा और लबादा पहना हुआ था। उसके शरीर और मुखौटे पर कई सारे शिलालेख चमक रहे थे, जिससे वह एक अस्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा था। वे अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो कि उसके आकार और स्वरूप को छुपाना है। सैम की आंखें ऊर्जा दृष्टि से चमक उठी और उसी समय उसने हमले से बचते हुए अपने राइजू वंश को भी याद किया। वह अकादमी की सीढ़ियों पर वापस आया और हमलावर की ओर भौहें सिकुड़कर देखने लगा। दूसरा पक्ष दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है। पहली नजर में सैम को बस इतना ही पता था। उसने तुरंत बिजली के सम्मेलन को सक्रिय कर दिया। उसने अपनी दोनों हैंडगन भी निकाल ली। स्वूश। खंजर अविश्वसनीय गति से उस पर आया। सैम ने जमीन पर लात मारी और अपने फ्यूजन रूप में जितनी तेजी से वह उसे चकमा दे सकता था उसका इस्तेमाल किया। बैंग बैंग। उसने 2 बार गोली चलाई। हमलावर दोनों गोलियों से बच गया और सैम की ओर देखने लगा, जो हवा में मंडरा रहा था। सैम का दिमाग लाखों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। ऊर्जा दृष्टि से भी ये पता लगाना मुश्किल है कि यह आदमी कौन है। मुखौटा और लबादा वास्तव में व्यक्ति की आकृति को विकृत कर रहे हैं। इस समय सैम यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वह कितना लंबा है, वह दुबला है या भारी, या यहाँ तक कि उसकी त्वचा का रंग और जाति भी नहीं। एकमात्र बात जिसके बारे में वह निश्चित है वह ये है कि वह एकल मुकाबले में भागीदार है, और वह इस बात के बारे में निश्चित है क्योंकि उसकी छाती पर हरे रंग का टोकन चमक रहा है। स्विश स्वूश। धमाका 2 और झटके और सैम को चोट लग गई। किसी कारण से उसने दूसरे पक्ष को चकमा देने के लिए अपनी बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया और न ही उसने खुद को चकमा दिया। उसने बस अपनी दोनों भुजाओं से उसे रोक दिया। हालांकि हिट लेने के बाद सैम के चेहरे पर एक रहस्योद्घाटन की अभिव्यक्ति हुई। वह तुरंत आश्वस्त हो गया और उसने शूटिंग शुरू कर दी। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक गोलियां उस लड़के पर चलाई गईं। जुआरी अकादमी के छात्रों के लिए स्कूल के गेट पर खेला जाने वाला एक दृश्य बहुत परिचित था। वह दृश्य जिसमें सैम सिर्फ अपनी बंदूकों के साथ पीक स्टेज कल्टीवेटर के साथ खेलता था। अगले कुछ क्षणों तक हमलावर अपने और सैम के बीच की दूरी को कम करने में भी असमर्थ रहा। लानत है, वह गाली देकर चला गया। सैम ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना फ्यूजन फॉर्म निष्क्रिय कर दिया और चारों ओर देखा। अब तक बहुत से दर्शक उसे देख रहे थे। पहले हमले के बाद उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करते हुए एक पल के लिए चारों ओर देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने फ्यूजन फॉर्म को निष्क्रिय कर दिया। वह पैराडाइस इन तक पहुंचने के लिए हॉबिंजर पर सवार होकर चला गया। जैसे ही वह अपनी मंजिल पर पहुंचा और गलियारे से होकर अपने कमरे की ओर चला गया। सुबकी सुबकी। सैम ने हल्के से सूंघा और एक मुस्कान दिखाई दी। वह दरवाजे की ओर चला गया और उसने देखा कि उसने जो रक्षात्मक संरचना छोड़ी थी वह ट्रैप हो गई थी, लेकिन ये किसी कारण से काम नहीं कर रही थी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बैंग 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 इसे दरवाजे के माध्यम से विस्फोट कर दिया। बूम। पूरा कमरा जलने लगा और लपटें लाल, नारंगी या सुनहरी भी नहीं थीं, बल्कि वे सभी गहरे बैंगनी रंग की थीं। खांसी खांसी। बैंग बैंग। वह अंदर से तेज खांसी और धमाके की आवाज सुन सकता था। खांसी, फिर खांसी की आवाज अंदर घुस आए। खिड़कियां संरचनाओं द्वारा कसकर बंद कर दी गई हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए वहां रखा गया है कि खिड़कियां न टूटे और न ही खुले। दूसरी ओर दरवाजे पर संरचना इसे प्रवेश करने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक जाल के रूप में रखा गया था। यद्यपि दरवाजे पर संरचना विफल हो गई थी, लेकिन खिड़कियों पर संरचना बरकरार रही। एक युवक गहरी सांस लेने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से अंदर आया। उसे घुटन महसूस हो रही थी। जहरीली लपटें उसके पूरे शरीर को जला रही थीं और अंदर एक बूंद भी साफ हवा नहीं थी। खिड़कियां बरकरार होने के कारण धुएं और इस आदमी के लिए बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मुख्य दरवाजा था, जिसे सैम ने अभी अभी खोला था। हौंफना। जैसे ही युवक ने गहरी सांस ली, सैम ने बंदूक उसके माथे पर तान दी, बिल्कुल नजदीक से।
बूम! इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, गोली ने उसके मस्तिष्क को उड़ा दिया। पूरा सिर नहीं फटा, बल्कि सिर्फ खोपड़ी का अगला हिस्सा और मस्तिष्क ही फटा। गोली इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि पूरा सिर फट जाए, हालांकि इसने गहरे हिस्से को उड़ा दिया। युवक की मृत्यु हो गई और अगले ही पल काले कपड़ों से बनी अस्पष्टता गायब हो गई। यह एक कलाकृति थी। इसने युवक के शरीर के आकार, चेहरे और ऊंचाई को छुपा दिया, लेकिन इसने उसके कौशल सेट को नहीं छुपाया जिसे सैम ने अपने हब ज्ञान से पहचाना, और इसने उसकी गंध को भी नहीं छुपाया जिसे सैम ने अपने राइजू ब्लड लाइन से पकड़ा था। सैम कलाकृति लेने के लिए नीचे झुका। बूम! कमरे के दूसरी तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ। किसी ने खिड़की पर हमला किया, लेकिन फॉर्मेशन डिस्क ने हमलों को रोक दिया। बूम बूम! विस्फोटक आवाजें बंद नहीं हुई। वे लगातार दूसरे पक्ष पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। सैम ने गलियारे के दूसरे छोर की ओर देखा। धमाका, दुर्घटना, दीवार टूटने और कांच टूटने की आवाज के बाद दरवाजा टूटने की आवाज आई। उसने देखा कि एक महिला कमरे से बाहर भागती है और अचानक दूसरी तरफ जाकर अपनी गति रोक देती है। उसके हाथ में तलवार थी। सटीक रूप से कहें तो तलवार, और वह उसे बेतहाशा घुमाते हुए सैम की ओर दौड़ने लगी। स्वूश! उत्सुक! तलवार की धार और तलवार की किरणें दोनों ही कुछ ही समय में सैम तक पहुंच गईं। इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, सैम ने जमीन पर लात मारी और जलते हुए कमरे में कूद गया। उसे उम्मीद थी कि हमले उससे बच जाएंगे, लेकिन वे उससे बच गए। मुश्किल से। उसका टोकन, जो कुछ पलों के लिए पीला भी नहीं हुआ था, वापस हरा हो गया। सैम का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर उसे पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी वह ये नहीं मानेगा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया। उसे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा और क्यों? सैम को अन्य प्रतिभागियों से कुछ आलोचना की उम्मीद थी। आखिरकार बहुत से लोगों का मानना था कि वह हब से संबंधित है और बहुत सी अकादमियां और उनके वरिष्ठ, विशेष रूप से भ्रष्ट लोग, उससे झगड़ते हैं। हालांकि उसे विश्वास था कि प्रतिस्पर्धा उनके द्वेष से ज्यादा महत्वपूर्ण है और वे इस तरह से सीधे उससे निपटने के बारे में चिंता नहीं करेंगे। आखिरकार उन्हें उसकी यादों की जरूरत है। सिर्फ उसे मार देने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रतियोगिता, कम से कम ये प्रारंभिक प्रतियोगिता, एक आदर्श स्थान नहीं है। इसलिए उन्होंने मान लिया कि कम से कम कुछ सुरक्षा तो होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई थोड़ा हताश है। स्वूश! तलवार लेकर महिला कमरे में पहुंची। हालांकि उसने जहरीली गैसों को देखा और सीधे दीवार को काट दिया, जिससे उसकी सांस रुक गई। जहर को तेजी से फैलने देने के लिए गलियारे की दीवार भी काट दी गई थी। दीवारों पर धमाका बंद हो गया, लेकिन सैम को एहसास हो गया कि वे अभी भी वहां हैं। जैसे ही वह उसे खत्म करेगा, वे एक बार फिर हमला करेंगे और भले ही खिड़कियां खड़ी हो जाएं, दीवारें नहीं खड़ी होंगी। सैम ने एक क्षण सोचा, फिर निर्णय लिया। उसने एक पिस्तौल रख दी और एक हथौड़ा निकाल लिया। डिंग! क्रैश! फर्श पर एक ही सीधी चोट। पूरा फर्श एक सेकंड में टूट गया और फिर ढह गया। सैम ने खुद को भी उसके साथ गिरने दिया। महिला अचानक से चौंक गई और उसके साथ गिर गई। जब तक वह अपने शरीर पर नियंत्रण पाती, सैम पहले ही अपनी चाल चल चुका था। पृथ्वी तत्व उसके शरीर में उमड़ पड़ा। फर्श का मलबा, जो अभी भी गिर रहा था, अचानक रुक गया और सब एक जगह इकट्ठा हो गया। केंद्र में वह महिला थी। टकरा जाना। सैम को महसूस हो रहा था कि उसकी ऊर्जा अभी भी उसके ब्लेड से बह रही है, जबकि वह उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दांत पीस लिए और दबाव बढ़ा दिया। उसकी बेहतर खेती उसे उस तरह रखना मुश्किल बना रही है। सैम ने अपनी बंदूक हवा में उछाली और अपने भंडार से ताश का एक पैकेट निकाला। मुझे अभी तक इन चीजों का परीक्षण करने का मौका नहीं मिला है। आशा है कि ये काम करेगी, उसने खुद से कहा, और पूरा समझौता उसी पर फेंक दिया। सभी कार्ड एक साथ मिलकर एक विशाल सांप की तरह घूम रहे थे, जैसे वह पृथ्वी और पत्थर की विशाल गेंद के चारों ओर घूम रहा हो और प्रतिद्वंद्वी को जकड़ रहा हो। बंदूक सैम के हाथ में वापस आ गई। उसने एक कार्ड पर निशाना साधा, गोली बदल दी। अब यह एक अटैक बुलेट है। एक अटैक जिसे उसने हब में पीक स्टेज सेकंड ग्रेडर से पकड़ा था। एक अटैक जिसे इन्फर्नो स्नैक कहा जाता है। एक घुमावदार नरक जो सांप का रूप ले लेता है और प्रतिद्वंद्वी को त्वचा से हड्डी तक जला देता है। बूम! जैसे ही गोली एक कार्ड से टकराई, वह नरक सांप में बदल गई। अगले ही पल सारे कार्ड चमक उठे और आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई। इसने 1 किलोमीटर के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा का शून्य पैदा कर दिया। सभी कार्ड जलते समय आग की लपटों से लाल हो गए और उन लपटों में से नरक के सांप निकल आए। ये सब 2 सेकंड के भीतर हुआ।
सैम ने तुरंत हार्बिंगर को बाहर निकाला और उस पर उतर गया। मानसिक ऊर्जा पर तनाव के कारण उसका सिर दर्द कर रहा है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार में भारी कमी आई है। हालांकि ये हमला इसके लायक है। बूम! सभी सांप पत्थरों के उस गोले से टकरा गए जिसके भीतर महिला किसी तरह संघर्ष करके बाहर निकलने में सफल रही। आग की लपटों का ऐसा विस्फोट हुआ कि कुछ 100 मीटर के दायरे में सब कुछ हिल गया। सैम की नाक से खून बहने लगा, लेकिन हॉबिंजर ने इसे एक संकेत के रूप में लिया और स्वूश! वह उस बिंदु से एक क्षण की चमक के समान अदृश्य हो गया।